हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार एडिटोरिया सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था और अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम पानी में साधारण नमक को मिलाते हैं तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है यह सबसे पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि जल में नमक या कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है वह बढ़ता है, लेकिन अगर जल में नमक या अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका जो गलनांक होता है यह घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति एक तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग एवं कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि प्रकाश की जो चाल होती है यह 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है और सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश की जो लगभग टाइम लगता है वह 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है। और साथ ही याद रखेंगे कि चंद्रमा से परावर्तित जो प्रकाश किरण होती है उसे धरती तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है, यानी लगभग 3 सेकंड का समय लगता है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य एवं गति बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो यह टीन और शीशे का एक मिश्र धातु से बना होता है। इसमें उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का एक पतला तार होता है जो टीन और शीशे के मिश्र धातु से बनता है और फ्यूज को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे परिपथ में विद्युत धारा अचानक बढ़ने पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी फ्यूज का तार जो होता है गर्म होकर गल जाता है और परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है, जिससे हमारी सुरक्षा हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक में कौन सा गलत है। तो लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, पर तापमान का सेल्सियस नहीं, इसका केल्विन होता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। यह स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब एक गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो जब गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में ट्रांसफर होता है तो घर्षण बल इसमें शामिल होता है। साथ ही याद रखेंगे कि घर्षण बल की जो दिशा होती है हमेशा वस्तु के विपरीत डायरेक्शन में लगता है और जो घर्षण बल होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थैतिक घर्षण और एक होता है गतिज घर्षण। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा जो होती है अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट है, बहुत अधिक ठंड के मौसम में पानी का जो विस्तार होता है यह जलीय जीवन को संरक्षित रखने में मदद करता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठंड के मौसम में जब जल का तापमान गिर जाता है तो किसी भी तालाब या जलीय क्षेत्र का जो ऊपरी सतह होता है वो काफ़ी डेंस हो जाता है और वह जलीय क्षेत्र तल तक नीचे तक सिकुड़ जाता है, लेकिन जो तालाब का पूरा पानी होता है वह मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व तक नहीं पहुंच पाता है। और इस प्रकार ठंड के मौसम में पानी के ऊपरी सतह के जम जाने के बावजूद भी तलीय क्षेत्र में जल का तापमान जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिससे जलीय जीव आसानी से जीवित रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो शरीर में आयरन की कमी से होती है रक्त अल्पता। और साथ ही याद रखेंगे कि आयरन युक्त जो भोजन होता है वह मांस, मछली, सब्जी, फल इत्यादि भी होता है। जब आयरन की कमी होती है तो शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का
संश्लेषण कर लेता है। यह स्टेटमेंट गलत है, खुद ब खुद नहीं करता है और शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित रखता है? तो यह होता है फेफड़ा, जो ताप को नियंत्रित रखता है। फेफड़ा जो होता है एक प्रमुख श्वसन अंग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है और श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों को भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जल वाष्प तथा गैस का शरीर से निष्कासन होता है और उच्च श्वसन के द्वारा इसके परिणाम स्वरूप शरीर का जो तापमान होता है कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा कोशिका सिद्धांत को दिया गया था? तो ये थे स्लाइडेन और स्वान। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। 1838-39 में ये जर्मन वैज्ञानिक है मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं एवं यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है यह दिया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, यानी वाटसन एंड क्रिक ने यह 1953 में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण जो रंध्र होते हैं ये खुलते या बंद होते हैं। और ये रंध्र जो होते हैं पत्तियों पे पाए जाते हैं, जिसमें वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के भाग हैं? तो इसमें जो होता है मुसला मूल और पार्श्व मूल, ये दोनों पादप के मूल तंत्र के भाग हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। पादप का जो मूल होता है जड़ तंत्र, तो पादप को मृदा में पकड़े रखने और जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करने तथा भोजन को संग्रहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मुसला मूल शामिल होता है, पार्श्व मूल होता है, एक होता है पर्णवृत्त और एक तंतु होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है ब्लड, भोजन का परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है, यानी सभी काम करता है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है? क्या होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। और जो पेडोलॉजी होता है, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी जो होता है इसमें कोशिकाओं के अध्ययन को किया जाता है। और एक जेरेंटोलॉजी होता है, जेरेंटोलॉजी में मृदावस्था से जुड़े विषय का अध्ययन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कीट पतंग का एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, किसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक माना जाता है? तो यह शैवाल होता है। प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल शैवाल हो जाएगा। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक शैवाल होते हैं और वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला का गठन किसने किया था? तो जो मित्र मेला का गठन है यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था और साथ ही उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। इन दोनों भाइयों ने मिलकर 1899 ईस्वी में एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया था और 1904 में इस सभा का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सन 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था यह दिसंबर 1905 में हुआ था, बनारस में हुआ था। साथ ही याद रखें कि इसके जो अध्यक्षता किए थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वदेशी संकल्प को अपनाने के लिए माना जाता है। और इस अधिवेशन में स्वदेशी संकल्प को 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए पारित किया गया था,
जो औपनिवेशिक सरकार द्वारा बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, नीचे दी गई पत्र पत्रिकाएं एवं उनके लेखक का सही मिलान करना है। तो जो हिंदी पेट्रियाटिक है इसके लेखक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। उसके बाद है इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर को देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और तलवार जो है, तलवार के हो जाएंगे मैडम भीकाजी कामा। और अल हिलाल का हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। तो याद रखना है जो ये पत्र पत्रिकाएं हैं इनके संपादक या लेखक हैं हिंदू पेट्रियाटिक के हरिश्चंद्र मुखर्जी, इंडियन मिरर के देवेंद्रनाथ टैगोर, तलवार के मैडम भीकाजी कामा और अल हिलाल के अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट को होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था इसका मुख्यालय चेन्नई में था। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का शुरुआत किया गया और दोनों का मुख्यालय अलग अलग था, जिसमें एनी बेसेंट का मुख्यालय चेन्नई था और तिलक ने जो अप्रैल 1916 में होम रूल लीग का स्थापना किया था उसका मुख्यालय पूना में था। अगला क्वेश्चन है, सन 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो यह किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश जो थे किंग्स फोर्ट थे और उनकी हत्या करने का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था, लेकिन गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर लग गया और उसकी बेटी और पत्नी की मृत्यु हो गई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है, पहली बार किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो अधिनियम आया था 1909 में। इसके द्वारा किया गया था। अक्टूबर 1906 में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में शिमला के लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग किया कि मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाए, मुसलमानों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए और मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विभिन्न आक्रमणकारियों के द्वारा किए गए आक्रमण को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो चंगेज खां जो अटैक किया हुआ था यह किया था इल्तुतमिश के समय में 1211 के आसपास में, 1211 से 1236 में इल्तुतमिश था उसके शासनकाल में। तो सबसे पहले ये हो जाएगा चंगेज खां। फिर उसके बाद अटैक किया था तैमूर ने। तैमूर का जो आक्रमण हुआ था यह 1398 ईस्वी में हुआ था। अगला आक्रमण था यह नादिर शाह के द्वारा किया गया था 1739 में। और सबसे लास्ट वाला जो हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया था, यह 1748 में किया गया था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। याद रखना है, सबसे पहले चंगेज खां ने अटैक किया था, ये इल्तुतमिश के शासनकाल में 1211 से 36 के बीच में। और दूसरा जो किया था यह तैमूर ने 1398 में किया था। तीसरा नादिर शाह ने 1739 में और चौथा अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। यह स्टेटमेंट सही है। मीर बख्शी का पद खिलजी वंश के समय अस्तित्व में आया था, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो मीर बख्शी का पद था यह मुगल काल में अस्तित्व में आया था, जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। तो यह स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, केवल एक। साथ ही याद रखेंगे सल्तनत काल में सैन्य विभाग था, उसका प्रमुख जो था उसको दीवाने आरिज बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ये सभी स्टेटमेंट सही है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह नगरीय सभ्यता थी, यह सही है। उन्हें लोहे का ज्ञान था,
यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है यह 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। जल प्रबंधन की जो उनकी प्रणाली थी यह उन्नत थी। और इनकी जो लिपि थी यह चित्रलेखीय लिपि थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। साथ ही जो लोहे का ज्ञान है यह 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उस समय लोहे का ज्ञान नहीं था। हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है? तो ये फ्यूरॉन हो जाएगा। फ्यूरॉन होता है यह विषम चक्रीय कंपाउंड का उदाहरण होता है, जिसमें कार्बन के अलावा अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर भी विलय में शामिल होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है पाइरिडिन होता है, पाइरोल होता है, थियोफीन होता है, फ्यूरॉन होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत था इसे जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और जॉन डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, इसे परमाणु बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो यह इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा परमाणुीय कण है जिसमें कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। लुईस डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना में बताया था कि किस तरह के इलेक्ट्रॉन ठोस क्रिस्टल सतहों से गुजरने पर विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हैं, जो कि तरंगों का एक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या होता है? तो आर्गन होता है यह 18 नंबर का परमाणु संख्या इसका 18 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18। हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में परतों को किस आबंध द्वारा एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है? तो यह होता है वांडर वाल्स बल। इसके द्वारा ग्रेफाइट के परतों को आपस में मिला करके रखा जाता है और ये परतें एक दूसरे के ऊपर कमजोर वांडर वाल्स बल द्वारा जुड़ी रहती है, जो परतों को एक दूसरे के सापेक्ष सरकने की अनुमति देती है और प्रत्येक परत को भीतर कार्बन परमाणु मजबूत सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस जो होता है, गैस का प्रसार गुणांक होता है वह अधिक होता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है। तो ऑक्सी एसिटिलीन जो ज्वाला होता है इसका तापमान 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जाता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पर पार नदी मेकांग है, निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो यह बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदी है और यह चीन, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों में बहती है और इसकी जो लंबाई है 4909 किलोमीटर है और यह दुनिया की 10वीं और एशिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है। साथ ही 1995 में लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम ने मेकांग नदी आयोग की स्थापना किया था और 1996 में चीन और म्यांमार MRC के वार्ता के साझेदार बन गए। अब ये 6 देश मिलकर सहकारी ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो जो थाईलैंड है यह स्थलरुद्ध देश नहीं है, बाकी नेपाल, लाओस, भूटान ये सभी स्थलरुद्ध देश है। हम लोग को जैसे स्थलरुद्ध देश होता है तो याद रखना है जो एशिया है, एशिया में भू अवस्थित यानी स्थलरुद्ध देश है अफगानिस्तान है, नेपाल है, मंगोलिया है, लाओस है, अजरबैजान है
उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, भूटान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। वैसे ही यूरोप है, यूरोप में ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया, आर्मेनिया है, लिechtenstein है, मोल्डोवा, अंडोरा। साथ ही याद रखेंगे कि जो दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 ही देश है जो भू-अवस्थित है, बोलिविया और पैराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर और चीन सागर को दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो ये है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि है जो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। साथ ही याद रखेंगे जो सुंडा जल संधि है, तो सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। और जो ये युकाटन जल संधि है, यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। और जो पाक जल संधि है, यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। साथ ही जैसे हारमुज है, हारमुज को याद रखेंगे, यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और एक डोवर जल संधि है, तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। और एक हडसन जल संधि है, तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। और 2019 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जो है NSSO एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है CSO के साथ विलय करके एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया था, जिसे बोलते हैं NSO। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या है, यह महाराष्ट्र में है। और शहरी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ये दूसरे और तीसरे स्थान पे है। यानी सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा और फिर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो कैग जो होता है, यह अपनी लेखा परीक्षण जो रिपोर्ट होता है, ये राष्ट्रपति को सौंपता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों को कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। और इन मूल अधिकारों में ही अनुच्छेद 23 व 24 है जो शोषण के विरुद्ध के अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 23 है, यह मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। और अनुच्छेद जो 24 है, यह 14 वर्ष से कम एज वाले जो बच्चे होते हैं, उनको कारखाने या किसी जोखिम भरे काम करने के लिए नियुक्ति को बाधित करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो यह इमैनुअल कांट के द्वारा दी गई थी। जर्मन दार्शनिक है इमैनुअल कांट, इनके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना को दी गई थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो यह होता है भूमिगत जल के द्वारा। भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है, जैसे उत्सुत कुआं होता है, कास्ट झील होता है, डोलाइन होता है, उसके बाद होता है स्टेलेक्टाइट होता है, स्टेलेग्माइट होता है तथा लेपिज होता है। वैसे ही पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है, उसमें छत्रक होता है या डंग होता है। और हिमनद द्वारा निर्मित होती है स्थलाकृति, उसको सर्ग बोलते हैं, जैसे टार्न होता है, अरेट होता है, हॉर्न होता है। और एक होता है सागरीय द्वारा निर्मित जल स्थलाकृति, जो सर्फ बोलते हैं, वेलाचली होता है, तंगरिका होता है, पुलिन होता है, जो सागर द्वारा निर्मित स्थलाकृति होता है, उसको पुलिन भी बोलते हैं। और एक हुक होता है और एक लूप होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और जो चुनाव होता है, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। आर्टिकल 74 के 1 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है? तो हो जाएगा जिला परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्वायत्त शासन। जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से प्रयोग की जाती है, जिसके पास भूमि उपयोग, उत्तराधिकारी कानून और सामाजिक रीति रिवाज जैसे स्थानीय मामलों का प्रबंधन करने के लिए विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ दी गई है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? जो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम है और काम के बदले अनाज कार्यक्रम यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था और यह योजना 4 वर्ष में ही समाप्त हो गई थी। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। यह डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था और इस योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत भी हुई थी। साथ ही जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था और जनता पार्टी सरकार के द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्रों में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में संशोधन किया गया था। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत किए जाने वाले प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। जो लेखानुदान होता है ये संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा व लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम धन लेने की शक्ति प्रदान करती है। अगला है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम की दृष्टि से किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो व्यक्ति के क्रम के अनुसार यह 15वीं राष्ट्रपति हैं और कार्यकाल के क्रम से देखा जाए तो यह 17वीं राष्ट्रपति होंगी। जो राजेंद्र प्रसाद थे ये पहले राष्ट्रपति थे और वे 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो जो हरित क्रांति था इसका जो शुरुआत हुआ था 3री पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखा था और इस पुस्तक में उन्होंने देश की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य निम्न में से कौन है?
तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके 5 अस्थायी सदस्य है, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। साथ ही याद रखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है जैसे महासभा सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रान्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये सभी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है। और रूस ने वीटो का सर्वाधिक बार उपयोग किया है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? जो सादिर है यह भरतनाट्यम का सबसे प्राचीन नाम है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। साथ ही याद रखेंगे कि जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, ये सभी भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिनलैंड की जो राजधानी है यह हेलसिंकी है, बोलिविया की राजधानी यह लापाज है और इथियोपिया की जो राजधानी है यह अदिस अबाबा है, लुसाका नहीं होगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। साथ ही यूक्रेन का जो राजधानी है यह कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। और जो फिनलैंड है तो फिनलैंड को बोलते हैं झीलों का देश। सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। याद रखना है कि जब आपसे पूछा जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन कंट्री शामिल है तो उसमें है सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था यह हुआ था 1987 में, उसके बाद हुआ था रियो शिखर सम्मेलन, ये 1992 में हुआ था, और एक हुआ था क्योटो शिखर वार्ता, यह 1997 में हुआ था, और जो सतत विकास सम्मेलन है यह 2002 में हुआ था। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। और जापान के क्योटो में 1997 में ग्रीन हाउस गैस को रोकने के प्रयास के तौर पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सा कमान नहीं है? तो भारतीय वायुसेना में उत्तरी वायु कमान नहीं है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। पश्चिमी वायुसेना जो है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। मध्य वायु कमान जो है इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। और भारतीय वायुसेना में कुल 7 कमान है। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत की है? तो यह की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? तो विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट द इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो जो इमिशन गैप रिपोर्ट है यह यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने बाकू अजरबैजान में यूएनएफसीसी बैठक में COP29 से पहले उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जो है जारी 2024 को जारी किया गया था। और इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि यदि देश वर्तमान पर्यावरण नीतियों को बनाए रखते हैं तो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह कोलंबिया में किया गया है। जो COP16 है इसका आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में अक्टूबर-नवंबर के बीच में 2024 में किया गया था। और यह जो सम्मेलन है जैव विविधता संरक्षण के लिए दुनिया का सबसे अहम आयोजन है। और इस सम्मेलन में भारत ने विकसित देशों में जैव विविधता के लिए विकासशील देशों की मदद करने की अपील की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर
विकसित किया है? तो यह किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला जो है चंडीगढ़ ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 2 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है। और विक्रम 3201 जो है भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो प्रक्षेपण वाहनों में उपयोग के लिए योग्य है। नेक्स्ट है आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लाओस में किया गया। और 21वां आसियान था, यह याद रखना है कि 21वां आसियान सम्मेलन था और 10 अक्टूबर 2024 को लाओस के वियतनाम में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट एवेड को विकसित किया गया है? तो यह IIT दिल्ली के साथ मिलकर के किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने IIT दिल्ली के साथ शोधकर्ताओं के साथ मिलकर के अहेड एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेट नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है और जैकेट को IIT दिल्ली में DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो यह USA के साथ किया गया है। भारत और अमेरिका ने भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग की घोषणा की है और यह परियोजना सैन्य हार्डवेयर और अगली पीढ़ी के दूरसंचार के लिए चिप्स के उत्पादन पर केंद्रित होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो यह जॉर्डन है। WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है और यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रू जीवाणु के कारण होता है। याद रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रू जीवाणु के कारण कुष्ठ रोग होता है और इस संक्रमण की खोज करने वाला वैज्ञानिक के नाम पर कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है और यह रोग त्वचा, आंखें, श्लेष्मा झिल्ली और नसों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 13 सितंबर 2024 को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो DRDO ने 13 सितंबर 2024 को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया जिसका नाम है जोरावर। याद रखना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है? तो जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है यह AI के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार पर संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन D हो जाएगा और इस वर्तमान में इसका नाम जो है कोड नेम प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी रखा गया है। विश्व के प्रमुख कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान संगठन OpenAI ने प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी के तहत जल्द ही अपना सबसे शक्तिशाली AI मॉडल जारी करने की घोषणा की है और प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी किसी भी मौजूदा चैटबॉट की तुलना में गणित और प्रोग्रामिंग में बेहतर होगा। अगला है हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही याद रखेंगे कि सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष और उसके बाद है डेनमार्क, फिर आइसलैंड और फिर स्वीडन। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होता है इसको जारीकर्ता जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ने गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साथ संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है और भारत पिछले साल 126वें स्थान पर था और अभी 118वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज कहाँ हुई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे हुई है और इसमें वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की है जिसमें 3 मानव जैसी आकृतियां एक जंगली सुअर के साथ बातचीत करती हुई दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी विश्वसनीय रूप से ज्ञात
गुफा चित्रकला है जो कम से कम 51,200 वर्ष पुरानी है। अगला क्वेश्चन है, नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग 2023 में वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है? तो यह 25.17% हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दिसंबर 2024 में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% भूभाग वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है।